अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सैटरडे के शो में हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे वीक का रीकैप करें और इस बार तो वीक है हमारा जो पूरा वीक है वो बड़ा हंगामा खेज रहा। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर काफ़ी जो है तब्दीलियाँ हुई, अनाउंसमेंट हुई, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई बट वो अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएंगी लगता है। और इसी तरह पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की जनाब अब आमद है, चूँकि आपको पता है इसका ड्राफ्ट 14 या 15 दिसंबर को गलबन होना है, लेकिन उससे पहले रिटेंशन भी आनी है। तो आज के शो में हमने खास तौर पर आपकी भरपूर फरमाइश पर पाकिस्तान सुपर लीग का भी एक सेगमेंट रखा है कि जो तमाम स्क्वाड है उनकी रिटेंशन क्या हो सकती हैं। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब देख सकेंगे एक खसूसी सेगमेंट जैसे पेशावर ज़ल्मी के जो कराची में सिंध के ट्रायल्स हुए उसके हवाले से हमारी जो आउटडोर एक रिकॉर्डिंग है वो भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ मोहम्मद अकरम जो पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट है उनका इंटरव्यू भी प्रोग्राम में शामिल होगा। तो जनाब पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से भी हम बात करेंगे। कैंप बड़ी जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत हमारा बुरा रिकॉर्ड है, तो क्या इस बार कुछ हो सकेगा? और पूरे वीक का रिकैप करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, बड़ा हंगामा खेज रहा ये पिछला हफ्ता, बल्कि ये रवा हफ्ता, अब तो ये गुज़िश्ता हो जाएगा एक दिन बाद। बहुत कुछ हुआ। कप्तान तो उससे पहले तब्दील हो गए थे बट टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, मोहम्मद हफीज आ गए हैं, उमर गुल आ गए हैं, सईद अजमल आ गए हैं। लगता है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और पूरा क्रिकेट बोर्ड ही तब्दील हो गया सिवाय चेयरमैन के, और हम इसी नए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। खुदा खैर करे। देखें, सबसे जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिन गोलों को ख़ास तौर से मिकी आर्थर की मैं बात कर रहा हूँ, इनको आप बड़ी मुश्किलों से लेके आए थे, वो तो मान नहीं रहे थे। फिर आपने उनको मनवा ली का चले जी आप डार्बी शायर भी देखें और यहाँ आप अहम मौके पे आ जाए और वो कर लें। अब उनको आपने बिल्कुल साइडलाइन करके एनसीए भेज दिया है कि आपको इस्तीफा आने ही वाला है। आई डोंट नो, ऐसे ही है, क्योंकि उनको तो वापस जाना ही है। नहीं आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ भी हुआ आप मुझे बताएं, अगर उनको इतना पैसे दे के आपने रखा था तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? एनसीए में क्यों रखा है? यानी एकदम से एक आदमी इतना पॉपुलर होता है कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसको गलत किया गया था हटा के, वो उसको दोबारा आप बड़ी खुशामद के बाद लेके आते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लेके आते हैं, और एक वर्ल्ड कप के बाद आप उसको कहते हैं कि हम उसको टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे। सारी जिम्मेदारी अपने मोहम्मद हफीज़ पे डाल दी है। जैसे हमने देखा था कि एक बार जब मिकी आर्थर हटे थे तो मिसबाहुल हक पर सारी जिम्मेदारी, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच सब बन गए थे। तो ये चीज़ें कुछ देखें समझ में आती ही नहीं है। अब इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पूरा ही सब कुछ बदल गया। कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो नया, हर चीज़ बदल गई है। अब इस बदलने से क्या हम इतनी बड़ी टीम के साथ जाना है? वर्ल्ड चैंपियंस के सामने होंगे। टेस्ट स्क्वाड भी जनाब आपके सामने लेकर आते हैं, मुनीर साहब का तज़किया भी साथ साथ हासिल करते हैं। टेस्ट स्क्वाड जनाब आपके सामने मौजूद है। आपको पता ही है कि शान मसूद इसके कप्तान हैं, इसी तरह आमिर जमाल रिटेन हुए हैं, लेकिन जो इंडक्शन हुए हैं जनाब वो ये हैं जनाब आपके सामने। इसके अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर आ गए हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो हुरैरा बेचारे बाहर हुए, लेकिन साइम अयूब आए हैं, तो लोग उन पर भी खुश हैं कि हुरैरा के जाने पे भी लोग थोड़ा सा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद उनको मौका मिलने बगैर ड्रॉप करना बनता नहीं था ना। और मुनीर भाई, आप वर्ल्ड चैंपियन वो बन चुके हैं, और अब जब हम जाएंगे तो डेविड वार्नर जिनका हमारे खिलाफ बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है, उनकी आखिरी सीरीज़ भी है। पाकिस्तान की बॉलिंग में एक इंडक्शन तो बहुत अच्छा हुआ कि हम मीर हमजा को जो है वो शामिल किया, साथ शाहीन शाफिदी, अल्लाह करे कि वो अपनी प्राइम पर हों, तो फिर एक अच्छा हमारा ओपनिंग पेयर तो बन ही सकता है। तीसरे फास्ट बॉलर के लिए प्रॉब्लम है, चूँकि हसन अली हों, मोहम्मद वसीम जूनियर हों या हमारे पास खुर्रम शहजाद जो आए हैं, ये सब अभी सेटल नहीं है। आपका भी ये ख्याल है? देखिए, मीर हमजा तो पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद पहली मरतबा पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हैं। टॉप विकेट टेकर हैं वजह ये है कि 36 विकेटें उनकी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से लिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी बड़ी टीम के सामने वहाँ खेलना, ये अभी कहना कब्ल वक्त होगा। शाहीन शाह की फिटनेस कैसी रहती है ये भी हमने देखना होगा, क्योंकि टेस्ट मैच है और उनसे दिन में 15-16 ओवर उनसे कराए जा सकते हैं। अब उनके फिटनेस का क्या इशू है? क्योंकि वजह ये एक अरसे से T20 खेल के शुरू में 2 ओवर करना, बाद में 2 ओवर करना, 4 ओवर करके खिलाड़ी मुतमईन हो रहे थे बॉलर ना। अब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा, वो खेलते नहीं हैं कायदम ट्रॉफी या डोमेस्टिक मैचेस के, उनको इसका तजर्बा हो। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मीर हमजा को भी डोमेस्टिक की बुनियाद पर लिया गया, उन्होंने 32 विकेटें ली, और खुर्रम शहजाद का बड़ा अच्छा है। जो तब नज़र आ रहा है ना, मुझे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि साहबजादा फरहान के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मोहम्मद हुरैरा के साथ तो बिल्कुल है। साहबजादा फरहान के 850 रन हैं कायदम ट्रॉफ़ी में, उनकी कप्तानी में पेशावर ने वनडे कप जीता है कराची वाइट्स को हरा के। क्या कसूर था उसका कि आपने इमामुल हक को ले लिया? इमामुल हक की तो आपको पता है अभी शादी है, उनके दूसरे मसाइल भी हैं, तो जबकि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे थे, तो क्या वजह थी कि साहबजादा फरहान को यहाँ शामिल नहीं किया गया? आपको बिल्कुल लेना चाहिए था, क्योंकि ओपनिंग में देखिए आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं, आपका शान मसूद भी आ गए हैं, साइम अयूब बहुत अच्छे हैं, तो बेहतर ओपनर जमा हो गए। हाँ, ओपनर जमा हो गए, लेकिन मुझे इमामुल हक का थोड़ा सा वो है। और फिर फ़हीम अशरफ हो सकता है कि टेस्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ के होने का मकसद ये कि वर्ल्ड कप, एशिया कप में हमारे मेन बॉलर थे,
फिर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आमिर जमाल को अब तक 11 में चांस मिल नहीं पा रहा है, फिर फ़हीम अशरफ आ गए। तो मुझे याद है मिकी आर्था तो उनको बहुत पसंद करते थे, पता नहीं अब नई मैनेजमेंट का अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि मोहम्मद हफीज़ क्या सोचते हैं, उमर गुल क्या सोच रहे हैं, सईद अजमल क्या सोच रहे हैं, या शान मसूद क्या सोच रहे हैं। अभी हम इनके माइंड को रीड नहीं कर सकते। ये तो जब 3 टेस्ट मैच खेलेंगे तो आई होप कि आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को इस बार 11 में मौका मिले, बिकॉज वो कब से परफॉर्म कर रहा है। और ना सिर्फ PSL में परफॉर्मेंस दी, बल्कि आपको याद होगा जब वो जो एशिया कप में गए थे, ए टीम के साथ गए, इमर्जिंग में हर जगह परफॉर्म करके आए। लेकिन फ़हीम अशरफ के आने के बाद कहीं वो दोबारा ऐसा ना हो कि उनकी फिर 11 में जगह मारी जाए। पता नहीं कुछ फ़हीम अशरफ का शायद थोड़ा सा ये है कि टेस्ट टीम में बहुत खेल चुके हैं, कोई तजुर्बा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बैटिंग तो कर लेते हैं, बॉलिंग का इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। नहीं, बॉलिंग का इम्पैक्ट नहीं डालते, स्लो मीडियम पेसर हैं। अब वहाँ पर असल में बात यह है कि इस वक्त आपका ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अब जाहिर है नसीम शाह नहीं है, हसनैन का भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो भी अब कहते हैं मैं T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूँ टेस्ट में, हालांकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मौजूद है मौके। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अब आप या तो देखें, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद को किसी मैच में ट्राई करें, किसी में मीर हमज़ा को ट्राई करें, कहीं आमिर जमाल को, और अगर नहीं है आप समझते हैं तो फ़हीम अशरफ की मजबूरी में आपको उनको लिया जा सकता है, सिर्फ कि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज आपके तो यही 3 बॉलर हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक जोसीम जूनियर, एक शाहीन शाह अफरीदी और एक हसन अली। अब हसन अली भी बड़े एवरेज हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, फिर वहाँ जाके किस तरह परफॉर्मेंस, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है सर। पिछले जो T20 के तो बॉलर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि 1999 के बाद से शायद हमने वहाँ 14 टेस्ट खेले और 14 के 14 हम हार गए। 3-0, 3-0, 2-0, 3-0 इस तरह का, मतलब कोई ड्रॉ भी नहीं कर सके। 1972-73 में इंतखाब आलम गए थे, वो हम वाइट वॉश हो गया था, पाकिस्तान को 3-0 हार गए थे। फिर इमरान खान गए, वसीम अकरम गए, एक आध टेस्ट किसी मैच में जीता, कोई सीरीज़ बराबर की। लेकिन हाँ 99 के बाद से आपको जो है ना वहाँ पर मतलब कोई आप मैच ड्रॉ करने की पोजीशन में नहीं थे, जबकि भारत ने भी उनको पिछली सीरीज में हराया है। उसके बावजूद कि 36 पर वो आउट हो गई थी उनकी टीम। विराट कोहली मैच के बाद चले गए थे, अजिंक्य रहाणे, पुजारा और दीगर खिलाड़ियों ने उनको सीरीज़ वहाँ जितवाई है। तो ये बिल्कुल ये कहना, एक तो पहले से देखें जहन बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीतेगी, नया कप्तान है, नई चीज़ें हैं। अब पहले ये सोच के जाने कि हम नहीं जीतेंगे तो फिर जाने का फ़ायदा क्या है कि हमारी अच्छी टीमें नहीं जीत सकी तो हम कैसे जीतेंगे, ये तो नहीं होता ना। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें वैसी मजबूत नहीं है जैसे रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, एलन बॉटलमैन, थोड़ा फ़र्क उनमें भी आया है। कुछ बॉलर उनके भी हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस ना दे सके वर्ल्ड कप के बाद, जाहिर थकावट है। अच्छा किया उन्होंने कि ऑप्ट आउट कर लिया है ख़ुद को, जो इंडिया में जो सीरीज़ हो रही है ताकि वहाँ हो। लेकिन उनको भी पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की सीरीज़ है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। हम श्रीलंका से 2 मैच जीत चुके हैं, देखें अभी तक हम बड़ी अच्छी पोजीशन में, तो इसको चलना चाहिए। कभी हम भी फाइनल खेलें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। ऑस्ट्रेलिया से डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अभी बिल्कुल चीज़ें बिखरी हुई हैं। नए कैप्टन क्या परफॉर्म करेंगे, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, मिडिल ऑर्डर। सबसे बड़ी बात टीम की जो यूनिटी है, वो जो कल्चर 4 साल रहा, उसको मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ जिस अंदाज से तब्दील हुआ है और लगता है ऐसे जैसे आई कांटेक्ट भी पता नहीं शुरू में होंगे नहीं होंगे। मुझे तो कुछ ऐसी सूरत हाल ही दिखाई दे रही है। इस टीम को जेल करना आई थिंक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी मोहम्मद हफीज़ और शान मसूद की। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुश आमदेद। और मुनीर भाई, मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, जो 4 साल एक कप्तान रहते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि अगर आपने ये कैप्टनसी टेस्ट करनी है तो आप करें, हम वाइट बॉल में नई कैप्टनसी चाहते हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ भी करना नहीं चाहता। और एक रिफ्ट नज़र आई, एक नज़र आया, डिफरेंसेस मौजूद हैं जो विजिबली भी और रिपोर्टेडली उससे पहले सब कुछ आपके इल्म में ही है। इस सूरत हाल में आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। शान मसूद, वैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम बहुत जो है वो सुनते रहते हैं, लोग बड़े इम्प्रेस्ड हैं। आई थिंक शायद वो इस मौके पर एक अच्छे यंग कप्तान साबित हो सकते हैं, बिकॉज उनका स्टेक नहीं है, वो सबको इक्वल लेके चल सकते हैं। लेकिन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। सबसे बड़ी बात उनकी अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि वो खुद इस्टेब्लिश टेस्ट प्लेयर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट शायद ये सीरीज़ उनके कैरियर को डिफाइन कर सकती है। आप क्या समझते हैं? वेरी ट्रू। देखें, अगर आप एक शख्सियत की बात करते हैं, एक टेक्निकली प्लेयर की बात करते हैं, ये वो प्लेयर हैं जो किसी ग्रुपिंग में नहीं पड़ेंगे। अगर इन चीज़ों की इन चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत अच्छा चॉइस है। अगर फ्यूचर में हमें ऐसे कैप्टन मिल जाते हैं अच्छे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं भी समझता हूँ अगर सरफराज अहमद इस उसमें थे तो किसी तरह सरफराज अहमद को, जावेद ने कहा 2 दिन पहले जो हुई थी उसमें, तो सरफराज अहमद अगर होते, उनको अगर 2 साल के लिए बनाया जाए तो 2 साल अभी उनके हैं टेस्ट की, ऐसी बात नहीं है। तो फिर शान मसूद को ग्रूम किया जाए, शान मसूद का वाइस कैप्टन बना के रखते।
आपका बिल्कुल कहना सही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है उनकी जो ये ओनली रीजन है ये उनके ऊपर सिर्फ आप जो वो क्वेश्चन मार्क देखेंगे है। इनकी जो 156 इनिंग्स थी मैनचेस्टर में जी 2020 में, इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद 4 आउट हुए 0 पर वो। हाँ उसके बाद लगातार 17 इनिंग्स में उनकी सिर्फ आखिरी एक बड़ा मैच में 50 है। दिलचस्प सवाल आपसे, अगर ये कैप्टन नहीं होते सीरीज में मुनीर भाई, और जिस तरह की नई मैनेजमेंट आई या पुरानी मैनेजमेंट, क्या पता ऐसे भी होता कि शायद स्क्वाड में ना होते ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हिमायत सही कह रहे हैं, मुमकिन क्योंकि था। अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन आ गया है आपके जी, पास, जी। साइम अयूब का आपने लिया है, आपको तो हो हुरैरा सकता को है देखिए नहीं ड्रॉप होते। करना पड़ा, हुरैरा शान को ड्रॉप नंबर करना 3 पे पड़ा। खेलेंगे, बिल्कुल बाबर भी ऊपर जाकर शफलिंग हो सकती थी, लेकिन हुरैरा को आपको बाहर करना पड़ा। हुरैरा को बाहर करना पड़ा, वो मेरे ख्याल से ज्यादती है। कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान जब लग रहा था कि अब सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, उस वक्त से ही यहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स ने कहना शुरू कर दिया था, और एक ने तो वाज़ेह कह दिए थे जी वनडे में रिजवान को बना दें, किसी ने कहा जी उनको बना दें। ठीक है, अब ये मौका था, यहाँ आके जब वो टीम आ जाती है, उनको बिठा के उनसे बात की जाती, सारे इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ तो चेयरमैन साहब ने उनके ऊपर अंधा एतमाद कर लिया, और जैसे ही पाकिस्तान में 2-3 मैच हारी तो एक साफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिए और चीज़ें बदलना शुरू हो गई, चीज़ें बिल्कुल बदलना। वही मोहम्मद हफीज़ जो टेक्निकल कमेटी से किसी अपनी एक इस्तीफा दे के गए थे और गुड लक कहा था टीम को, वो टीम के डायरेक्टर भी बन जाते हैं, लेवल 1 है, वो हेड कोच भी बन जाते हैं। चीज़ें इतना पैनिक होने की ज़रूरत ही मैंने नहीं ये थी। कहा ना कि जैसे जादू की छड़ी घूमी और हाँ, सारा कुछ सब तब्दील हो बदल गया, गया, बिल्कुल। लेकिन क्या नताइज तब्दील होंगे, ये ऐसा सवाल। अब जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ बढ़ते हैं, ये टॉपिक आपका बड़ा फेवरेट है और आपको पता है कि अब हमारी नज़रें भी इसी पर हैं, क्योंकि ड्राफ्ट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिसंबर को ड्राफ्ट गालबन जो है कराची लाहौर में होगा, इसके बारे कंफर्मेशन बाकी। ये है जनाब लास्ट टाइम के सारे ड्राफ्ट, सारे जो स्क्वाड्स थे, और हम बारी बारी स्क्वाड्स की तरफ आ रहे हैं और आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब मरहला ये क्या पता है कैटेगरी रिन्यूअल हो चुके हैं। इफ्तिखार अहमद हो, सरफराज अहमद हो, इन जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी वो ऊपर आ गए, और जबकि हैदर अली और कुछ लड़कों की कैटेगरी रिन्यूअल नीचे हुए हैं। फिर हमने देखा ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर आ गया, पहला जो पिक ऑर्डर है जनाब इस वक्त कोयटा के पास है, उसके बाद फिर बाकी टीम आएंगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे पास जनाब मौजूद है, 2 मरतबा के चैंपियन हैं, और लाहौर की तरह इन्होंने 2 मरतबा जीता है। लेकिन इनके पास अगर देखें मुनीर भाई, तो शादाब खान के कप्तान है, स्क्रीन पर अगर हम स्क्वाड ले आए बिल्कुल। तो आपको पता है रूल ये है, आप मैं चाहूंगा आज के शो में आप लोग भी पार्टिसिपेट जी भर के करें, दिल खोल के, कि मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपके ख्याल में इस्लामाबाद के कौन से 8 लड़के स्क्वाड में रिटेन होने चाहिए। शादाब खान हो, एलेक हेल्स हो, गुरबाज हो, आसिफ हो, वसीम जूनियर, काफ़ी इनके पास स्टार स्टडेड खिलाड़ी हैं, और पॉल स्टर्लिंग भी अच्छा खासा खेले थे, कॉर्नर मुंद्रो भी, अबरार इन्होंने बहुत अच्छी पिक किए थे मुनीर भाई, बिल्कुल सही अबरार है। के अबराइज है। तो लेकिन मसला ये कि 8 लड़के आपने पिक करने हैं, और 8 वो करेंगे जो आपके अवेलेबल हैं। तो मुनीर भाई आपको क्या लगता है कौन से लड़के आपको ज्यादा अच्छे दिखाई ये दे जो रहे हैं? स्क्वाड हम इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे जो दिखा रहे थे, जी, इस्लामाबाद उसमें अगर हम देखें तो रहमानुल्लाह, गुरबाज, एलेक्स हेल, तो शादाब तो कप्तान है, 3 तो यही हो गए। ठीक है। उसके बाद आप वसीम जूनियर के साथ ज़रूर जाएंगे, फिर कॉलिन मुनरो के साथ आसिफ आपने अली इनके जाना कोर है, प्लेयर हैं, आसिफ अली फहीम अशरफ इनके कोर प्लेयर हैं, फ़हीम अशरफ, और वो तो आजम खान इनके विकेट कीपर बैट्समैन जी, जी, हैं, जी। मुबासिर खान बड़े अच्छे स्पिन ऑलराउंडर हैं, और बाकी फिर वो आप ज़ीशान ज़मीर के साथ चले जाएँ, एमर्जिंग में चले सही। जाएँ, तो टीम वो टीम है जो 2 दफ़ा शुरू में जीती है और बड़ी अच्छी लेकिन परफॉर्मेंस आखिरी चल 3 रही सीजन इतने अच्छे थी, तगड़े लेकिन नहीं इनका आखिरी 3 सीजन अच्छे नहीं गए हैं। और शादाब जो है यहाँ पर आके इन्होंने इसी में PSL के ही 3 सीजन 4 सीजन पहले ये कहा था कि जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मैं कैप्टन हूँ, नंबर 4 पे भी आ रहे बैटिंग हैं। भी करूँगा और मैं सब करूँगा, तो वो अच्छा, अब इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है मुनीर भाई कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनमें कौन अवेलेबल है। मे बी कि हम एलेक हेल्स की बात करें, बट एलेक हेल्स क्या खेलना चाहते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन होगी तो पता चलेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉर्नर मुनरो की, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स उनके हमें पता ही है, आजम खान, आसिफ अली, हसन अली, वसीम जूनियर, बिल्कुल शादाब है। खान, ये ये 4-5 तो- तो ये तो- रिटेन, ये तो पक्के हैं, और मुझे ये तो लगता है हमेशा ज़्यादातर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ही रिटेन करेंगे। नेक्स्ट स्क्वाड जनाब हमारे सामने जो आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं, जो कि बाकी 5 टीमें भी हमारे पास मौजूद हैं। कराची किंग्स जनाब, इनका भी डिजास्टर लास्ट 2 सीजन हैं, चैंपियन बनने के बाद इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। लेकिन अगर इनके पास देखें मुनीर भाई, तो हैदर अली को रेलीगेट किया गया, प्लाटिनियम कैटेगरी में थे, नीचे आ गए। मैथ्यू वेड, अब मुझे नहीं पता इस पर वो अवेलेबल है कि नहीं है। इमरान ताहिर अब शायद इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार नहीं रहे, लेकिन इमाद वसीम, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, मीर हमजा, आमिर यामीन, तैयब ताहिर, इनके पास भी पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे मौजूद हैं, और शायद उन्हीं में से कुछ प्लेयर्स को रिटेन करेंगे। बालर आप देखते हैं तबरेज शमसी जब बहुत चॉइस थे, लेकिन उनको खिलाते नहीं थे। कासिम अकरम भी बहुत टैलेंटेड हैं जूनियर लेवल पे, और उस लेवल पे उन्होंने काफ़ी खिलाते ही परफॉर्मेंस नहीं दी है। उनको। हाँ, खिलाते तो नहीं है। अब मैंने समझ नहीं आता कि कब खिलाना है उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, तो अब क्या होगा इसमें से, टीम कैसी बनेगी, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस्ड भी है और वो भी है। लेकिन कराची को अब देखिए, हम बहुत बात करें ना, इमाद वसीम को कप्तान बनाए, इमाद वसीम को कप्तान बनाए, कप्तान तो नहीं बनाया। कराची कप्तान तो तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान का हो गया। अच्छा, नहीं, दूसरी बात 2 सीजन में नाकामी है उनके साथ। दूसरे ये कि हम टूर्नामेंट वनडे का हार के आए हैं, जो होना चाहिए था वनडे पे होना चाहिए।
तो आपने टेस्ट और T20 की टीम बदल दी है, वनडे की टीम का जाहिर है अभी मैचेस नहीं है तो अनाउंसमेंट ही नहीं है। इमाद वसीम T20 के लिए अच्छे हैं, कोशिश करेंगे। अपनी बैटिंग फॉर्म लास्ट टाइम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, खुद हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। मैं चाहूंगा ब्रेक से जब वापस भी आऊँ तो जो बाकी 4 स्क्वाड्स हैं आप लोग भी जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आपकी तो फेवरेट टीम कौन सी है और आप किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहेंगे अपने PSL 9 के लिए अपने अपने स्क्वाड के अंदर। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की, जिसकी टेंटेटिव तारीख तो 8 फरवरी से है, लेकिन आपको पता है इलेक्शन भी हैं, तो अभी डिसाइड होना बाकी है कि क्या हम कुछ दिन आगे कर लेंगे इस लीग को या फ़ौरन जो हमारा एक ऑप्शन है वो भी मौजूद है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम ज़रूर पाकिस्तान में सारे मैचेस कराएं और तमाम के तमाम स्टेडियम चूँकि हमारे जैम पैक होते हैं और फिर लोगों को मज़ा भी आता है और बड़ा अच्छा सीज़न भी हमारे यहाँ होता है, सर्दी हो रही होती है और उसमें क्रिकेट देखने का भी अलग ही मज़ा है। जनाब आगे बढ़ते हैं और लाहौर कलंदर्स जनाब इन्होंने बिठाई हुई अपनी धाक, आखिरी दोनों सीज़न जीते हैं और किसी टीम ने मुझे नहीं याद कि दुनिया भर में कोई ऐसी लीग या कोई हो जहां वो 4-5 सीज़न कुछ ना करें उसके बाद 2 जनाब वो सीज़न जीत जाएं। आकिब जावेद को बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी द यंग कैप्टन एब्सोल्युटली फंटास्टिक। और अगर मुनीर भाई अगर ये शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा और इनके पास जो बाकी बॉलिंग ऑप्शन है, अगर ये इसी बॉलिंग को रिटेन करने में कामयाब हो गए, राशिद खान भी अवेलेबल हुए, शाहीन भी हुए, हारिस भी हुए, इसको मैनेज करने में बड़ा मुश्किल है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 अटैक वी हैव राइट नाउ, और ये अटैक तो खैर दुनिया किसी टीम को हरा सकता है, तो कोई ब्रेनर नहीं है सर इसके अंदर कि ये सबसे पहले डेविड वीजा भी इनके पास ऑप्शन होते हैं, ये अपने बॉलर्स को पकड़ लेंगे अगर तो बाकी टीमों के फिर शामत आने वाली है। बिल्कुल सही है, इसीलिए 2 साल से ये जीत रहे हैं। मुल्तान सुल्तान उनको अच्छा टाइम देती है, उनको फाइनल लेकिन हरा दिया उनके पास बॉलिंग ऑप्शन इनका बहुत अच्छा है। राशिद खान कभी अकेले ही मैच जितवा देते हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी चल, डेविड वीजा बॉलिंग बैटिंग दोनों में, हालांकि पिछले में थोड़ा सा हमें वो हल्के नजर आए थे, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल डेविड वीजा लाहौर के लिए बहुत करते हैं जी। तो ये टीम बॉलिंग में बिल्कुल फखर जमान जी, जिस तरह की उनकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस हैं, डेविड वीजा मुझे लगता है होंगे ही। इसी तरह इनके पास दिलबर को बहुत अरसे रिटेन कर रहे हैं, जमान खान द छुपा रुस्तम जिन्होंने पाकिस्तान टीम के भी दरवाजे पे दस्तक की, मे भी कि अगले T20 वर्ल्ड कप में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, 100% रिटेन होंगे, बहुत बिल्कुल होंगे। अच्छा, इनके पास फिर अब्दुल्ला शफीक भी मुझे नजर आ रहे हैं, अगर वो भी अच्छी बैटिंग करने लगे हैं तो चीजें तो होंगी। आज जो रिटेन काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको ये बात पता है ना कि कुछ प्लेयर्स को अगर आपकी पिक शुरू में है, जैसे इस पर कोयटा की पहले पिक है, तो आप एक प्लेयर छोड़ सकते हैं कि आप उसको दोबारा उठा लें, लेकिन लाहौर के पास ऑप्शन नहीं, लाहौर से छठी पिक पर है। नहीं, लास्ट टाइम लाहौर ने फखर को हटा के बाद में पिक किया था अपनी पहले पिक में। अगर आप हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे और चीजें मौजूद है, उसी में जो है ना देखना चाह रहा था, लेकिन अगली हम जनाब उस पर आते हैं। और लाहौर डिफेंडिंग चैंपियन बहुत मजबूत टीम लग रहे हैं और इस बार भी इसी तरह मुल्तान सुल्तान जनाब लास्ट टाइम भी फाइनल जो है वो फाइनल खेले, बहुत इनकी भी शान मसूद इनके पास मौजूद हैं, डेविड मिलर मौजूद थे, इसी तरह इनके पास मोहम्मद रिजवान के कप्तान बहुत इन्फ्लुएंशियल है, टाइटल भी जितवाया। लेकिन इनकी बॉलिंग में अगर आप देखें सर तो अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह 2 बहुत एक्साइटिंग बॉलर जिन्होंने सबसे शानदार बॉलिंग की। और मैं देख रहा था अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान बॉलर हैं, और आज हम आलमगीर तरीन साहब को भी याद कर रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वो बड़े इस टीम में होते थे कि ये बहुत बड़ा सदमा है मुल्तान सुल्तान के लिए, बट हम उनके लिए बड़ी दुआ करते हैं और बेस्ट विशेस उनकी टीम के लिए भी। अली तरीन साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा एहसानुल्लाह फिट हो ना हो हमने उसको रिटेन करना ही करना था, और दिस इज फंटास्टिक कि आप अपने यंगस्टर को इतना बैक करते हैं। और सर आप देखें कि इमर्जिंग के अंदर एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी हैं, तो फिर क्या तगड़ी टीम बनाएंगे। 2 इमर्जिंग प्लेयर ही आपके 8 ओवर वाले हैं सर। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अजय धानी भी हैं उसके बाद, उनके पास समीन गुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, फिर अनवर अली भी इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, तो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन तो इनके पास अच्छा है। को तो जाने नहीं देंगे, राइट रोसो को तो नहीं जाने देंगे। आई थिंक अगर वो अवेलेबल है तो वो तो पूरा सीजन भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, डेविड मिलर भी इनके पास मौजूद है। बिल्कुल, विकेट कीपर जॉश लिटिल हैं जो आई थिंक उनको भी रखा जा सकता है। टीम अच्छी है इनकी, लेकिन वही जो आपने कहा ना, रिजवान की जो कैपेबिलिटी है इनको हैंडल करने की, चलाने की, उनका बड़ा अमल दखल होता है। देखते हैं कि इस दफ़ा क्या। तो काफ़ी जो है वो गैर मुल्की जो खवातीन कोचेज हैं उनकी इंडक्शन भी हुई, तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग कि वो कैसे करती हैं, लेकिन नई चीज़ें आगे। जनाब हम बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट टीम प्रोड्यूसर दे दें, पेशावर ज़ल्मी जनाब, ये भी एक मरतबा के चैंपियन, 4 फाइनल हारे हैं लेकिन हर मरतबा प्ले ऑफ खेलते हैं। और पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली इनके पास जो हेडलाइन है वो बाबर आजम होपफुली के दोबारा इनके पास मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा ट्रांजेक्शन भी है, क्योंकि वहाब रियाज अब PSL नहीं खेलेंगे, इनके बड़े लंबे अरसा परफॉर्म करते हैं। रदरफोर्ड इनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एक बॉलर इनके सर बड़े अच्छी पिक हुए थे लास्ट टाइम, वो हैं जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं मुजीब, लेकिन उस तक ये परफॉर्मेंस दे नहीं पाए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा ना राजा पक्सा आ सके थे, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग में
अब मुझे लगता है कि मेरी अकरम भाई से बात भी हुई थी, अभी हम प्रोग्राम के दौरान भी इसको दिखाएंगे, प्रोग्राम के आखिर में इनफैक्ट उनकी बात भी पीएसएल के हवाले से है। सो मेरे ख्याल में बहुत हद तक आमिर जमाल इनके पास बहुत अच्छे हैं, बाल भी और सलमान इरशाद भी, शायद एक और तगड़ा फास्ट बॉलर। वैसे ये खबरें भी आ रही हैं, अब मेरा दिल भी थोड़ा ललचा रहा है बताते हुए, ज़ल्मी सपोर्टर हूँ मैं भी, पेशावर से मेरा ताल्लुक है, कि नसीम शाह शायद अगर कोयटा में नहीं होते तो पेशावर में चले जाएं, तो फिर इनकी टीम बड़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। नसीम शाह आते हैं तो वाकई पूरी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन पेशावर को ये थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या बात है कि हम प्लेऑफ्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद फाइनल नहीं खेल पाते। एक दफा 4 फाइनल खेले हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से जो चीजें हो रही हैं, जैसे हम कोयटा को देखते हैं कि वो भी 3-4 साल से हमें बहुत कम नजर आई, इस तरह पेशावर को, लेकिन टीम बहुत एक चीज मानेंगे आप, लास्ट सीजन में जो हुआ मुझे सबसे ज्यादा पता है कौन पसंद है यहाँ, मुझे कोच मोहम्मद अकरम पसंद है। बहुत डिसेंट बंदा है और मतलब बड़े मेरिट पे चीजें होती हैं, और जितना यंग टैलेंट को ढूंढ के ला रहे हैं ना। टॉप 4 बताऊं क्या मैं आपको, बाबर आजम, साइम अयूब, हसीबुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, टॉम कोलर, कैटमोर। तो बैटिंग तो अगर ये पूरी इन्होंने, और ये पहली मुझे इस बात की खुशी है, यानी कि मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और हमारा और डॉन का साथ भी ज़ल्मी का काफ़ी पुराना है। असल बात ये भाई कि पहली टीम बनी है शायद ये, अगर आपको याद हो, उस टीम के अलावा इस्लामाबाद के जिन्होंने अपने पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा प्रमोट किया, आसिफ अली को, आजम खान को, लेकिन टॉप ऑर्डर में ये पहली टीम बनी जिनके पास सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आ गए। हसीब, हारिस और साइम अयूब का तो राइज ही पीएसएल से हुआ। सो आई थिंक अगर ये अपनी बैटिंग को रिटेन करने में कामयाब होते हैं, और इनके पास सलमान इरशाद, और इनके पास अगर आप देखें तो जिमी नेशन भी एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद थे, अरशद इकबाल, और एक दो फास्ट बॉलर अच्छे करें, लेकिन इनका जो मुकीम भी बहुत अच्छे स्पिनर है उनका जी, उनका बड़ा नाम भी चल रहा है उनके साथ। सुफियान मुकीम है, एक फैसल अकरम है, इनका बड़ा नाम चल रहा है, आगे फ्यूचर में अच्छे वो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक तो अच्छे बॉलर पिक कर लें तो अच्छे। कोयटा के ग्लैडिएटर्स जनाब, चूंकि इनका सीजन भी 2-3 साल से बड़ा खराब चल रहा है, 2019 में लास्ट जीते थे मुझे याद पड़ता है। अच्छी बात यह है कि सरफराज एज अ लीडर जो अंडर प्रेशर थे बड़े अरसे से, उनकी पाकिस्तान टीम में बड़ी दबंग वापसी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में गो के सीरीज वो एक थी, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा है। इफ्तिखार अहमद अच्छे प्लेयर बनते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात करें, हसन रंगा लास्ट टाइम नहीं थे, हसन रंगा नहीं आए तो वो लेकिन आप देखिए नवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उमैद आसिफ बहुत ज्यादा टीमों में नहीं होती जो है ना, वो मुझे लगता है कि, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर है। मार्टिन गुप्तिल इतना अच्छा नहीं खेल सके सिवाय चंद मैचेस के, तो अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करना पड़ेगा इनको। इफ्तिखार अहमद, जेसन रॉय, ये इनके पास एक अच्छा जेसन रॉय अवेलेबल रहे, जो कि आई भी चल रही है। जी हाँ, और एहसान अली भी मेरा ख्याल है वो बात नहीं है उनमें जो खिलाए। उमैर बिन यूसुफ एक मुझे लग रहा है पेशावर को बॉलिंग में और ओवरऑल कोयटा को बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छी पिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके एक खाका बनेगा टीम। राइट, उनको बैटिंग में और इनको दोनों जगह पे करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर ऑन पेपर देखें तो इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही कोयटा की टीम। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल पे कुछ इफेंट बट भी जैसे जैसन रॉय खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मार्टिन गुप्तिल अब है कि नहीं है। दूसरी बात ये, कभी कभी जो टीम होती है ना, वो एकदम से टूर्नामेंट में नजर आता है कि यार ये तो बिल्कुल नजर एकदम से इतना आगे निकल गया, ऐसा भी हमें होता है। तो किसी टीम का आप नहीं कह सकते, पीएसएल में हर खिलाड़ी अपनी बड़े प्रोफेशनल कोचेस हैं, प्रोफेशनल सेटअप बने हुए, तमाम टीमें बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग आप सबकी आंखों का तारा है जनाब, और इसकी एक खबर के पीछे आप जो है वो हमें मैसेज कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपका ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा पीएसएल के हवाले से, और आने वाले वीक में हम मज़ीद सेगमेंट करेंगे, क्योंकि रिटेंशंस भी आ रही हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी, ट्रेड विंडो भी हैं। तो मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। स्टूडियो से हमारे जो है वो इस अब तक के लिए इतना ही, और प्रोग्राम के ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी के जो डायरेक्टर क्रिकेट है मोहम्मद अकरम, उनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू की, वो आप देखेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदीद। तो जनाब पेशावर ज़ल्मी ने मेला सजाया है, और ज़ल्मी टैलेंट हंट हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी कवर किया था, वहाँ भी अकरम भाई हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर क्रिकेट पेशावर ज़ल्मी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, और अब कराची में सिंध और पूरे कराची से और पूरे सिंध से बच्चे यहाँ पर आए, इनसे बात करते हैं। अकरम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर, वो मुझे याद है बारिश हो गई थी, वो मामला थोड़ा सा रह गया था, आज बच्चों को दोबारा आपने बुलाया और ये सारा कंप्लीशन हुआ, तो बच्चे सबसे पहले हमारे में बहुत खुश होंगे कि जब ये चीज़ पाया तकमील पे पहुँच रही है, और आप लोग की जो मेहनत है वो भी आज आप उसके फाइनल राउंड में है। बहुत इम्पोर्टेंट था हमारा वापस आना, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने महसूस किया कि बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं। जी हाँ, कोई लाड़काना से, कोई सखर से, और इससे भी दूर इलाकों से आए थे, और बड़ी मेहनत की उन्होंने। फिर उसमें उस वक्त बारिश, जैसे आपने मेंशन किया, बारिश हो गई थी, तो वो कंप्लीट हो नहीं सका था, और वो अगला हफ्ता बारिश वाला ही था। जी हाँ, तो उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि बीच में जहाँ पे भी हमें टाइम मिलेगा, हम आके, जब इन बच्चों के पास भी टाइम हो, जब ये फारिग हों, और उस वक्त हम आके इनको दोबारा देखें। तो वो जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनके लिए हम आए, आज देखे, बड़ा अच्छा, बल्कि पिछली दफ़ा जो हमने देखा उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड लड़के भी हमें नज़र आए। तो ये
प्रोसेस है जो कि जारी रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम शिकार पे निकले रहें और अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको उठा लें। अगर भाई आपने बहुत लंबा अर्सा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, ये जो मेरा खुद तो के ताल्लुक कब कराची से है, तो हमने देखा कि बहुत कम बच्चे सिंध से आते थे, कराची से बहुत आए, लेकिन सिंध से बहुत इक्का दुक्का। ये जो PSL है, इसने हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी मोबिलाइजेशन की, पंजाब से बहुत बच्चे आ रहे हैं। ये सिंध का जो आपने बच्चों को बुलाया, टच किया, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग वी हैव, क्योंकि अब इस पूरे रीजन तक एक क्रिकेट पहुंची है, फिर आप लोग पहुंच गए, अब दीगर हमने देखा फ्रेंचाइजीज भी जा रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी अब इसी तरह टैलेंट आप लोगों के थ्रू आता रहेगा। ये जो एक काम हुआ है, इसके बारे में बताइएगा। अगर पिछले 10 सालों में मैं उठा के देखूँ ना, तो शहरों की क्रिकेट में जो वो शौक़ था पहले, वो रुझान कम हुआ है। ठीक है। और देहात और दूर दराज इलाकों में ये रुझान बढ़ा है, जो कि ये क्लियर इन ट्रायल्स में भी हमें महसूस हुआ, और KPK में जब हम जाते हैं या पंजाब में, तो वहाँ पे भी ये हमें पता चलता है जी जी कि अब ज़्यादा बच्चे जो हैं रूरल एरियाज से हैं, दूर दूर से आते हैं। शहरों में अब बच्चे उस तरह ग्राउंड्स आ नहीं रहे, या समहाउ ग्राउंड्स की कमी हो गई है, या वो शौक़ जो है अब घर पे बैठ के चैम्पियन बन रहे हैं। लेकिन जो गांव देहात के लड़के हैं वो अभी भी ग्राउंड आते हैं और धूप में अपना वक्त देते हैं क्रिकेट को। अगर अभी बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के हों या दीगर फ्रेंचाइज से भी, या पाकिस्तानी फैंस, उनको PSL के हवाले से ना कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब उनके होते हैं, कन्फ्यूजन रहती हैं। अब हम जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने पता है कि कैटेगरी रिन्यूज़ हो चुकी हुई हैं, थोड़ा सा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछ के ना सबको परेशान किया होता है, अब क्या होना है, अब क्या होना है। तो आज बता दीजिए, जब आप लोगों का ये फेस शुरू होता है कि ना भाई आप माशाल्लाह पहले दिन से पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, बिज़नेस आवर शुरू हो गया है, बहुत सोचना पड़ता है, रिटेंशन हैं आपकी, फिर ट्रेड अगर किसी की हो रही हो, फिर आपके ड्राफ्ट आते हैं, इस मरहले को कितना चैलेंजिंग आप समझते हैं और एक्साइटिंग भी होता होगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं हमारी क्रिकेट के जितने भी स्काउट्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारी मार्केटिंग टीम है उनके लिए भी, कि यही टाइम होता है कि आप फाउंडेशन लेआउट करते हो, फिर अगले महीने से जब आपको पिक ऑर्डर्स का पता चल जाएगा, फिर ट्रेड शुरू हो जाएगा, ट्रेड के बाद आपने अपनी अपनी रिटेंशन अनाउंस करनी होती है। तो मैं PSL के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि लीडिंग अप टू ड्राफ्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं सब टीमों के लिए। ठीक है, आखिर में एक दो चीज़ें। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब PSL में सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी का ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ, जिसमें आप थे, डैरन सैमी, तो उस वक्त आपके सैंसी भाई भी मौजूद थे, और हम देख रहे थे कि मोहम्मद हारिस हैं, साइम मजूब हैं, हसीब हैं, इनके साथ बड़ा आपने काम किया। शुरू में हमें भी समझ नहीं आई बहुत सारे लोगों को कि ये अभी क्या होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी शायद मुझे लगता है अपनी तारीख की भी और PSL की तारीख की भी, जिसमें यंग बैट्समैन शाइन करते हुए नज़र आए। वरना बहुत ज़्यादा ऐसे देखा है कि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं लेकिन वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे होते हैं, पर आपने इस रुझान को थोड़ा तब्दील किया। वो कितना एक्साइटिंग था कि अपना ही लोकल टैलेंट आप लोगों ने देखा, और क्या सिर्फ उसी वक्त अकरम भी आप लोग देखते हैं, या ये पहले से आप लोग की स्काउटिंग चल रही होती है इनके लिए? स्काउटिंग तो चल रही होती है थ्रू आउट, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी, और आप जो छोटे मोटे अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं उसमें भी आप देख रहे होते हैं, और दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एक चीज़ जो मैं पिछले 10 सालों या 12 सालों से देख रहा हूँ कि हमारी T20 क्रिकेट उस तरह की, जिस तरह अब इंटरनेशनल लड़के आ गए हैं, यंगस्टर्स इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, उस स्टैंडर्ड के ये कैसे बन सकते हैं? तो वो इसी तरह बन सकते हैं जब उनको बड़ी स्टेज पे एक्सपोजर मिले। तो पिछले साल हमारा ये था, हर टीम एक रीबिल्डिंग फेज से गुजरती है, तो हम भी उससे गुजर रहे हैं अभी तक। तो इसमें आप जब यंगस्टर्स को ऐड करते हैं, जिस तरह लाहौर को टाइम लगा रीबिल्ड करने में, इसी तरह कराची को अपना टाइम लगा, मुल्तान को, बिल्कुल, फिर ज़ल्मी को यंगस्टर्स 3-4 अच्छे मिल गए, तो उनके गिर्द फिर आप टीम बनाना चाहते हो। तो ये एक फेज़ होता है जिससे सारी टीमें गुजरती हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हमें अच्छे यंगस्टर मिले, और फिर जब आपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम है कि उसको पूरी तरह बैक करें। ठीक है, आखिर में सर, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक सवाल आपसे आखिरी, ये सारा कुछ जो इतनी ट्रांजिशन हुई, फिर आगे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया टूर आ रहा है, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ, आप इस पूरे ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं बतौर क्रिकेटर? आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट को टेक फॉरवर्ड करना है तो हमें बेसिकली किन जगहों पर काम करना है? ये ट्रांजिशन तो हमने देख ही लिया, बट वो एरियाज़ कौन से हैं? क्योंकि आप भी 7 साल से पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमने बेसिकली हमें लैकिंग कहाँ हो रही है?
देखो मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन आप पूछते हो तो मैं शॉर्टकट्स पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं प्रोसेस पे यकीन रखता हूँ और जब तक आप एक प्रोसेस के ज़रिए सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाएंगे, जब तक आप राइट जगहों पे राइट लोग प्रोसेस के ज़रिए नहीं लाएंगे तो फिर इस तरह के ही रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे। और प्रोसेस इसी तरह प्लेयर्स का भी होता है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का भी होता है, लीडिंग अप टू पाकिस्तान टीम। तो मैं ये फील करता हूँ जो पिछले साल 5 सालों में मैंने देखा है कि 5 सालों में 3 चेयरमैन चेंज हुए, 5 सालों में 5 सेलेक्टर चेंज, चीफ सेलेक्टर चेंज हुए, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह सकती किसी सूरत में भी। हमें बाकी चीज़ों को एक साइड पे करके तो पाकिस्तान टीम का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसका जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो आप पहले इतना उसका इंटरव्यू करें, इतने उसके क्रेडेंशियल्स देखें जब कि वो आपको वो बंदा चाहिए, और जब चाहिए तो फिर उसको पूरी तरह आपने बैक करना है, ठीक है। कल उसको परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आपने उसे छोड़ नहीं देना। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेस, हमें प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। हेडलाइन कैच करने से कुछ भी नहीं होता। आप 5 साल बाद फिर वहीं पे खड़े हुए होंगे। तो अभी ये मौका है कि अच्छा जो हो गया वो हो गया, उससे हमने सीखना है और आगे 2 सालों के बाद हम इस टीम को और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को कहाँ देखना चाहते हैं और 5 साल बाद हम इसको कहाँ देखना चाहते हैं, इसके लिए हमें सर जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL 9। थैंक यू।